नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं शंकरलाल माली पीजीटी हिंदी केंद्रीय विद्यालय डीवीएन सिकार से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 के प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग का अध्ययन करेंगे। सिल्वर वेडिंग प्रख्यात लेखक मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी है, जिसमें पीढ़ी के अंतराल की मार्मिक स्थिति का चित्रण किया गया है। कहानी पढ़ने से पूर्व शिक्षण अधिगम प्रतिफल अर्थात कहानी पढ़ने के पश्चात बच्चों के ज्ञान में किस प्रकार अभिवृद्धि होगी जानने का प्रयास करते हैं। साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी के जीवन से परिचित कराना, साहित्य की गद्य विधा कहानी की जानकारी देना, शब्द भंडार में वृद्धि करना, पीढ़ी के अंतराल के मार्मिक चित्रण से छात्रों को रूबरू कराना, परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखने का संदेश देना, छात्रों को सामाजिकता का पाठ पढ़ाना, नैतिक मूल्यों की ओर प्रेरित करना, रिश्तों की अहमियत से छात्रों को परिचित कराना, संयुक्त परिवार की संवेदना महसूस कराना, कहानी लेखन के लिए प्रेरित करना आदि हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आइए बच्चों, सबसे पहले मनोहर श्याम जोशी का संक्षिप्त जीवन परिचय जानने का प्रयास करते हैं। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935, मृत्यु 2006 में हुई। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल प्रवक्ता तथा स्तंभ लेखक थे। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हंसी सपने, हम लोग आदि के कारण वे घर घर में प्रसिद्ध हो गए थे। वे रंग कर्म के अच्छे जानकार थे। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की रचना की है। दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक भी रहे। आइए प्यारे बच्चों, पाठ का संक्षिप्त सारांश जानने का प्रयास करते हैं। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पांव जमाने के लिए किशनदा ने मदद की थी, अतः वे उनके आदर्श बन गए। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन दफ्तर के कर्मचारी मेनन और चड्डा उनसे जलपान के लिए पैसे मांगते हैं, जो वे बड़े अनमने ढंग से देते हैं, क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं। परिवार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यशोधर बाबू के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में काम करता है। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। तीसरा छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती है। वह विवाह हेतु किसी भी वर्ग को पसंद नहीं करती है। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश हैं, किंतु परंपरागत संस्कारों के कारण वे दुविधा में हैं। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के साथ ढाल लिया है। आधुनिक न होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर बच्चों की खुशी के लिए वे अधिक मॉडर्न बन गई है। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ था। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा सुबह दूध लेने जाते समय उसे ही पहनकर जाने को कहता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बेटे का जरूरत से ज्यादा तनख्वाह पाना, तनख्वाह की रकम स्वयं पर खर्च करना, उनसे किसी भी बात पर सलाह न मांगना और दूध लाने का जिम्मा स्वयं न लेकर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाने की बात कहना जैसी बातें यशोधर बाबू को बुरी लगती है। जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने उसूलों के खिलाफ अकेला पाते हैं। सिल्वर वेडिंग पाठ की विषय वस्तु यशोधर बाबू के ऑफिस से प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। यशोधर बाबू अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो अपने कार्यालय में ठीक समय तक बैठते हैं।
उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार रूखा हो, परंतु चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए लड़के चड्ढा ने यशोधर बाबूजी से बदतमीजी से बात की, फिर भी बाबूजी ने उसकी धृष्टता को अनदेखा कर दिया। यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किसनदा की याद आ गई और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में खो गए। चड्ढा ने कहा, मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू के मुख से अचानक यह वाक्य निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों के चोचले बताते हैं, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा व मेनन चाय, मट्टी, लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपए तो देते हैं, किंतु इसे समहाउ प्रॉपर मानते हैं। सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित भी नहीं हुई। कहानी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि ऑफिस के बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम क्या रहता है। यशोधर बाबू बॉय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा है। वे अपने व्यवहार में किशनदा का अनुकरण करते हैं। किशनदा के मार्गदर्शन में वे आज यहां तक पहुंचे हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं, वहां बैठकर प्रवचन सुनते हैं। वहां से पाड़गंज निकल जाते हैं, जहां से साग सब्जी आदि खरीदते हैं और लोगों से मेल मिलाप करते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पैदल ही आते जाते हैं। ऑफिस का समय 5 बजे का है, किंतु वे घर को 8 बजे ही पहुंचते हैं। यशोधर बाबू के आदर्श किशनदा है। किशनदा का उनके जीवन में क्या महत्व है जानने का प्रयास करते हैं। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिली इमारतें अच्छी नहीं लगती है। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने के ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यहीं शेष क्वार्टर्स में से एक क्वार्टर अपने नाम अलॉट करा लिया। किशनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। किशनदा की याद आती है। यशोधर सोचते हैं, क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किशनदा की तरह शादी न करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। किंतु उनको याद आता है किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। सेवानिवृत्त होने के बाद जब किशनदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी। उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने यह भी नहीं जानना चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई। किशनदा से मिली सीख भी यशोधर को याद आती है। यशोधर को याद आता है प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए किशनदा यशोधर के घर अवश्य आते थे। किशनदा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर करने जाना सिखाया था। किशनदा ने अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी एंड वाइज मंत्र दिया था। किशनदा उनको भाव कहते थे जो उनको बहुत अच्छा लगता था। किशनदा के यशोधर ने अनेक रूप देखे, किंतु ये छवि तो उनके मन में बस गई थी। यशोधर बाबू के परिवार के बारे में जानते हैं। यशोधर बाबू के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और 1 पुत्री है। उनका सबसे बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन एजेंसी में
₹1500 प्रति माह पर काम करता है और दूसरा बेटा दूसरी बार आईएएस की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और बेटी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। यशोधर बाबू पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनका पूरा परिवार आधुनिक विचारों का समर्थक है। इसी कारण उनका अपने परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। उनकी पत्नी भी बच्चों के साथ आधुनिक रंग में रंग चुकी है। अपने बच्चों की खुशी के लिए वो और मॉडर्न बन चुकी है। यशोधर बाबू चाहते हैं कि उनका परिवार उनसे सलाह लेकर दुनियादारी का काम करे, पर बच्चे यह कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि जब आपको कुछ पता ही नहीं तो क्या पूछे। बाबूजी का मंदिर जाना, प्रवचन सुनना तथा पूजा पाठ करना परिवार को ठीक नहीं लगता था। बच्चे और पत्नी चाहते थे कि यशोधर बाबू पुरानी परंपराओं को छोड़कर नए युग की रीतियों को अपनाएं। यशोधर को पत्नी का बगैर बाह का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं। सब्जी का झोला लेकर टूटी फूटी सड़कों से गुजरते हुए यशोधर बाबू जब अपने घर पहुंचे तो उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी थी। वे अपने घर को पहचान नहीं पाए। घर के बाहर वाईडी पंत नाम तो उन्हीं का लिखा था, किंतु उनको लगा किसी गलत जगह आ गए हैं। बड़ा बेटा भूषण कार में बैठे हुए किसी सांप से हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू कुछ समझ नहीं आ रहा था। यशोधर ने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी भी बरामदे में खड़ी है और कुछ मेम साहबों को विदा कर रही है। लड़की ने जींस और बगैर बाह का टॉप पहना हुआ है। पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिजाब लगाया हुआ है। यशोधर बाबू को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। यशोधर चुपके से जब अपने घर पहुंचते हैं, उनके बड़े बेटे ने झिटकी सी लगाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हो, अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर ने शर्मीली सी हंसी हंसते हुए पूछा, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर के भांजे चंद्रदत्त तिवारी ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1500 रुपये महीना कमाने लगा है तब से। यशोधर बाबू को अपने सिल्वर वेडिंग की यह पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। जब उनके पुत्र भूषण ने अपने मित्रों से यशोधर बाबू का परिचय कराया तो वे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते। जिनके नाम उनको पहले बता दिए गए थे उनको वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाते। बच्चों के आग्रह पर वे केक काटने के स्थान पर जाके खड़े हो गए। बेटी के आग्रह पर उन्होंने केक भी काटा, जबकि उन्होंने कहा, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। केक खाने को तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें अंडा होता है। अधिक आग्रह करने पर उन्होंने कह दिया कि मैंने अभी संध्या नहीं की है। वे अन्य सभी से कहते हैं, आप सब लोग खाइए, प्लीज गो हेड, नो फॉर्मेलिटी। इस प्रकार कहानी समापन की ओर बढ़ती है। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने की बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आए, जो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगा। यशोधर से जब उनको मिले गिफ्ट खोलने के लिए कहा जाता है तो वह कह देते हैं कि आप ही खोलिए और आप ही इस्तेमाल कीजिए। भूषण खोलकर कहता है, ये ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे को जब दूध लेने जाते हो तो फटा पुलोवर पहनकर चले जाते हो, जो बहुत बुरा लगता है। बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की बात चुभ गई कि इसे पहनकर दूध लेने जाया करे, जबकि कहना चाहिए था कि दूध मैं ला दिया करूंगा। अथवा गाउन पहनकर वे भी किसंदा बन गए हैं, किंतु उनकी आंखें इस समय नम हो गई थी। बेटे के इस प्रकार के व्यवहार से उनकी आंखों में आंसू थे। गाउन पहनकर यशोधर बाबू को लगता था कि उनके अंगों में किसंदा उतर आए हो। यह कहानी नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचारों एवं
व्यवहारों में आए परिवर्तन को दर्शाती है। प्यारे बच्चों, कहानी के महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय बिंदु ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। यशोधर बाबू कहानी के मुख्य पात्र हैं। होम मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर थे। किशनदा उनके आदर्श थे। यशोधर बाबू परंपरा को मानने वाले थे। वे पश्चिमी संस्कृति को नहीं मानते थे। यशोधर बाबू की पत्नी और बच्चे पश्चिमी संस्कृति से बहुत प्रभावित थे। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। यशोधर बाबू को अपने बच्चों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। बच्चे उनका सम्मान नहीं करते थे। वे कभी अपने परिवार से जुड़ नहीं पाए। पत्नी और बच्चों के साथ उनका मतभेद था। ये पाठ 2 पीढ़ियों के अंतराल को बताता है। यशोधर बाबू संस्कारों से जुड़ना चाहते हैं। वे संयुक्त परिवार की संवेदना महसूस करते हैं। मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चूंकि आजकल बोर्ड परीक्षा में वितान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 1, सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको चारों ऑप्शनों में से चुनना है। सिल्वर वेडिंग कहानी में किसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है? सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है? यशोधर बाबू अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू की क्या भूमिका है? यशोधर बाबू की पत्नी कहानी में कौन से चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है? किशनदा का व्यक्तित्व कैसा है? सिल्वर वेडिंग कहानी का संदेश क्या है? चारों ऑप्शनों में से चुनकर लिखना है। चड्ढा कौन है? यशोधर बाबू के जीवन को किसने सबसे अधिक प्रभावित किया? यशोधर बाबू कैसे जीवन के समर्थक हैं? समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग किन संदर्भों में हुआ है? सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर पंत का तकिया कलाम क्या है? यशोधर दफ्तर से छूटते ही सीधे कहां जाते थे? यशोधर ने किशनदा की किन परंपराओं को जारी रखा? किशनदा की मृत्यु का कारण उनकी बिरादरी ने क्या बताया था? निम्नलिखित में से वायडी की कौन सी विशेषता थी? नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं। ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? वायडी पंत को ऊनी ड्रेसिंग गाउन किसने गिफ्ट किया था? यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल क्यों होती है? मुझे विश्वास है कि सिल्वर वेडिंग पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने अच्छे से अर्थ ग्रहण किया होगा। आप सभी ने बहुत ही पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ मुझे सुना। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।